नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि जो आज की तारीख में जो 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उसका सॉल्यूशन मैं इस लेक्चर में डालने वाला हूं। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर को स्किप मत करना और हर क्वेश्चन हो सके वहाँ तक मैं इस लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। और लेक्चर की अगर लेंथ अगर ज़्यादा हो जाए तो एक आधे में क्वेश्चन को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन लम से मोटा मोटा मैं इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को शेयर करना। तो आज के दिन जो मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैथ का जो पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन डालूंगा मैं, उसका सॉल्यूशन इस लेक्चर में डालूंगा, ठीक है। मैथ्स ध्यान से देखना, हर लेक्चर को बैक टू बैक सभी लेक्चर सभी क्वेश्चन को हम करने वाले इस लेक्चर में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाता है भैया। पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या पूछा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तय कितना है? 27 और लघु समापवर्तय कितना है? 162। यदि एक संख्या कितनी है? 54 हो। यदि एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करने की? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। माना, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ पहली संख्या मेरी ए है। माना प्रथम संख्या को मैंने ले लिया ए और द्वितीय को मैंने ले लिया बी। अब एक फॉर्मूला होता है कि अगर एच एफ दिया हुआ है, देखो महत्तम समावर्तय और लघु समावर्तय, इसका मतलब क्या, हमें एच एफ दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? एक तो एस सी एफ दिया हुआ है और एक हमें क्या दिया? एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दो हमें गिवन होते हैं और एक संख्या दी गई होती है तो दूसरी संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एच सी एफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। ए और बी यहाँ पर क्या है? वो दोनों संख्या ए और बी यहाँ पर क्या है? एक तो हमें दी हुई है, कितनी है? 54, और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। यानी ए का मान मेरा कितना है? 54 है और बी का मेरे को मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो एच एफ और एलसीएम हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 27 गुणा 162 और डिवाइडेड बाई दे दो, इसमें कितना हो जाएगा? 54। 54 का डिवाइड क्यों हुआ? यहाँ पर क्या बच जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ पर ए गुणा बी है तो ए का मान कितना है? 54 और गुणा में तो नीचे आकर कितना हो जाएगा? डिवाइड में लग जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। कितने पार्टे से काटूँ? देखो इसको 3 से पार्टे से काटूँ, 3 27 और ये क्या 3 के पार्टे से कट सकता है? अच्छा, या एक काम करो 9 के पार्टे से काट दो दोनों को। ये हो जाएगा 9 के पार्टे से 9 3 27 और 9 6 54, 2 बार कट गया और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 2 का पार्टा से 162 भी चला जाएगा। 2 8 16, एक बार गया, 2 एक कम 2 यानी 81। यानी इसकी जो द्वितीय संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 81। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। आए समझ? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात किए। देखो शून्यांक क्या होते हैं? एक तो होते हैं मूल और एक होते हैं शून्यांक। तो शून्यांक वो होते हैं कि हमें, देखो सबसे पहले देखो बहुपद है वो हमारी कितने पावर का है? बहुपद कितनी पावर का है? 2 पावर का है। तो एक बात ध्यान में रखना है, जितनी पावर होती है उतनी उसके क्या होगा? शून्यांक। शून्यांक वो होते हैं जिसको इसमें रखने पर करेक्ट वो हमें क्या देता है? आंसर 0 दे दे। तो किस तरीके से मैं इसको सोल्व करूँगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसका गुणनखंड कर देता हूँ अगर पॉसिबल है तो। हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। हमें मतलब वो दो संख्या सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 8, और जोड़ने या घटाने पर कितना है? 2। तो 4 और 2 ऐसी दो संख्या है, 4 और 2 ऐसी दो संख्या है जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाएगा, और उनको अगर मैं जोड़ूँ या घटाऊँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स। अब देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस कब आता है? जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस होती है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, इसका मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो और यहाँ पर x बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 2, दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है दोनों से, और माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर 4 बाहर चला गया, यहाँ पर बचा प्लस का 2। अच्छा प्लस का 2 कैसे है? क्योंकि दोनों माइनस है ना, माइनस को मैंने बाहर ले लिया
तो आने वाला निशान किसका हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस का 2 और x प्लस का 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से x प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, और एक क्या बच जाएगा x माइनस का 4, क्योंकि x प्लस का 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस का 4। अब बराबर 0 ले लूँ, तो एक बार देखो x प्लस का 2 0 हो जाएगा, एक बार x माइनस का, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। अगर x प्लस 2 अगर 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या होगा, माइनस का 2, यानी इसका एक शून्य कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर कितना हो गया 4, यानी इसका जो शून्यांक है वो क्या होगा, माइनस का 2 कोमा 4। कोई ऑप्शन नहीं है रहा, देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 3 का क्वेश्चन है, बैक टू बैक करने वाले। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलते हैं, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, यानी जो पहली संख्या है वो कौन सी है, x, पहली संख्या मेरी कौन सी है, x का 2 गुना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x, ये किसके बराबर है, ये बराबर है दूसरी संख्या y के 7 गुने, तो दूसरी संख्या मेरी कौन सी है, y, तो उसका 7 गुना यानी 7y, और 7y से 5 कम, और कम है इसका मतलब माइनस, कम है इसका मतलब माइनस का, यानी हमारी जो समीकरण है वो कौन सा है, 2x बराबर 7y माइनस का 5, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दे, यानी डी। अगली देखो, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, प्रथम पद इसका मतलब क्या हुआ कि a का मान कितना है 2, और सार्वंतर 3 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, d का मान 3 है, तो nवा पद क्या होगा, और nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस का 1 और d, nवा पद गए तो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 2, तो इसमें रख दो 2 प्लस का n माइनस का 1, और d का मान कितना है 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 को एज इट इज रख लो, और ये हो जाएगा 3n, और माइनस का 3, और 2 में से 3 गया माइनस का 1, और ये हो जाएगा मेरा 3n माइनस का 1, क्योंकि 3n प्लस का इसको पहले लिख दो, और 2 से 3 गया माइनस का 1, क्यों छोटी से बड़ी संख्या घट रही है, तो ये हो जाएगा 3n माइनस का 1, और इधर क्या बच्चा ए एन, यानी एन पद कितना है 3n माइनस का 1, कोई ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी बे। ठीक है, अगला देखो पाँचवा देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो प्रथम 5 गुणज किस तरीके से हो गए, देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 कितना हो जाएगा 9, 3 तो 12, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, यानी एन का मान इसका कितना है, एन का मान कितना है इसमें, एन का मान 3, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना, और एस एन का जो हमें फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2, और a प्लस का 2n माइनस का 1 और d, ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना। n का मान कितना है, n का मान 3 है ये, और a यानी प्रथम पद कितना है 3, और d का मतलब सार्वंतर, और सार्वंतर किस तरीके से निकलता है, d बराबर क्या होता है, आगे वाले पद से पहले वाला पद घटा दो, यानी a2 माइनस का a1, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा a3 माइनस का a2, देखो फॉर्मूला है, a3 का मान कितना है 12, और a2 का मान कितना है, सॉरी a3 का मान 9 है, और a2 का मान कितना है 6, और 9 माइनस 6 3, और एक बात ध्यान रखना, जो सार्वंतर होता है, जो सार्व अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। ऐसा नहीं है कि आपने a2 से a1 घटाया तो आपका 4 आ रहा है, a3 से आपने a2 घटाया जब आपका 5 आ रहा है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, वो हमेशा क्या हो जाए, समान होगा। देखो फॉर एग्जांपल इसी में देख लो, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3, यानी इसका सार्वंतर कितना आ रहा है 3, ए का मान कितना है 3, एन का मान कितना है 3, फॉर्मूला आपके पास है, अप्लाई कर दूँ, करूँ, चलो यहाँ पर कर देता हूँ यार। एन का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3/2, और अंदर क्या ए का मान कितना 3 प्लस का, और 2n-1, और 2n का मान 3 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से गया 5, ये हो जाएगा 5 गुणा, और डी का मान कितना है
3, तो ये हो जाएगा 3। 5 दिए 15, 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 18 और 2 के बारे से 18, 9 बार 9, 18 9 3 27। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ओ बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी। एन का मान यहाँ पर कितना है? देखो 3 के प्रथम 5 गुणज की बात हो रही है, तो एन का मान यहाँ पर कितना है? 5। तो यहाँ पर एन की जगह 3 की जगह क्या हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2, 2 से 18 कट जाएगा, 9, 9 बार, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 5, 9 पंजो 45। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन का मान 3 नहीं है, एन का मान कितना है? 5 है, क्योंकि 3 के प्रथम 5 गुणजों की बात हो रही है। ठीक है, आए समझो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है ना? हाँ जी सर दिख रहा है। यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर हमारा क्या एक त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। हमें नहीं पता फिलहाल, बस इतना पता है कि त्रिभुज है। ज़्यादा क्यों बोलूँ? पर भाई पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ ज़्यादा। यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो दो भुजाएं, उनका वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा हमें याद आ रहा है कि समकोण त्रिभुज बन सकता है, क्योंकि यह कंडीशन समकोण त्रिभुज में होती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग, दो भुजा के वर्गों का योग हमेशा बराबर होता है उस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना उसका वर्ग के बराबर। ठीक, तो क्या पूछा है? तो कौन सा कोण समकोण होगा? हमें समकोण बताना है भाई, कौन सा कोण समकोण होगा, बस इतना बताना है कि 90 डिग्री वाला कौन सा होगा। चलो त्रिभुज देखते हैं, एक मिनट देखो। त्रिभुज मेरे को कौन सा दिया हुआ है? पी क्यू आर। पी क्यू आर है मेरा क्या है? त्रिभुज है। समकोण की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो पी दिया हुआ क्या है? पी क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है क्या है? पी क्यू का स्क्वायर बराबर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब देखो पी आर क्या है? क्या पी आर इसकी सबसे बड़ी भुजा नहीं है? क्या पी आर सबसे बड़ी भुजा नहीं? और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का सामने वाला जो कोण होता है वो हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। वो हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। यानी ये कर्ण ही तो है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है? अच्छा इसको आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों प्लस में, तो लंब इसको प्लस आधार स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि जो पी आर है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, यानी समकोण। तो इसका कोण क्या हो जाएगा? क्यू, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब। ठीक है, आगे आगे देखो। बिंदु बिंदु 0,3 यानी एक्स 0,3 का मतलब क्या है? देखो 0,3 का मतलब है एक्स कोमा वाई के रूप में। अगर मैं इसको तुलना करूँ तो एक्स का मान कितना है? 0, और वाई का मान कितना है? 3। एक्स का मान कितना है? 0, और वाई का मान कितना है? 3। कि एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी? एक्स एक्स से दूरी पूछिए, इसका मतलब वाई पर, और वाई पर इसका मान कितना हो जाएगा? 3। भाई एक्स एक्स पर दूरी देखो, एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है, वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है। नहीं है समझ? ये मेरी क्या एक्स एक्सेज, ये मेरी क्या वाई एक्सेज। एक्स का मान कितना है? 0। वाई का मान कितना है? वाई का मान कितना है? 3। मान लो ये रहा वाई का मान मेरा यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 0,3। एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो वाई हम, लेकिन हमें तो क्या एक्स एक्स से दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसका वाई का मान कितना हो जाएगा? 3। यानी एक्स एक्स से इसकी दूरी कितनी है? देखो एक्स एक्सेज यही तो बेटा, एक्स एक्सेज यही तो है। और जो बिंदु हमें दिया हुआ है, तो बड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, एक मिनट। ये मेरा क्या एक्स एक्सेज, ये मेरा क्या वाई एक्सेज। तो ये मेरा क्या ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और ये मेरा 0 है, यानी एक्स मान 0 यहाँ पर, वाई का मान ये रहा 3, ये हो गया मेरा 0,3। अब एक्स एक्सेज यही तो है, ये मेरी क्या एक्स एक्सेज। और इस बिंदु से एक्स एक्सेस की दूरी तो पूछिए, और एक्स एक्सेस की दूरी कितनी है? 3, क्योंकि एक्स तो 0 है ही है। 0 क्या बताए भाई? 0 कोई दूरी थोड़ी ना है, 0 कोई दूरी थोड़ी ना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। मेरी कुछ, आपकी तो कोई दूरी नहीं है। आप जिस स्थान पर खड़े हो, आप वहाँ से मतलब हिल भी नहीं रहे, तो आपकी कोई दूरी नहीं है वहाँ पर। 0 आप वहाँ पर क्या हो? 0 हो। लेकिन मैं थोड़ी ना, मैं यहाँ पर 0 हूँ। इसकी तुलना में अगर इससे मैं इसको इस तरीके से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं यहाँ पर क्या नहीं हूँ? 0 नहीं हूँ। यानी मेरी यहाँ से दूरी कुछ ना कुछ तो होगी। बस वैसा ही है यहाँ पर।
जो इस जो बिंदु है मेरा 0,3 उसकी एक्स एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी 3। आए समझ, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2 sin 45। अगला मेरा क्वेश्चन है 2 sin 45 और ये मेरा है cos 45। तो 2 sin 45, टू को एज इट इज sin 45 का मान जानते हैं √2 होता है, गुणा cos 45 का मान जानते हैं √2 होता है, क्योंकि साइन और कोस में ऐसे दो मान है जिनका जो 45 पर जो मान होता है वो दोनों क्या होता है सेम होते हैं। और √2 गुणा √2 हमेशा क्या होता है 2, क्योंकि जब हम सेम संख्या की रूट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा और अंदर वाली संख्या आ जाएगी। तो नीचे क्या बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 चला जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा डी। गजब यार गजब, आए समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखो यदि किसी वृक्ष वृक्ष यानी पौधा वगैरह है ना, यदि किसी वृक्ष की छाया, भाई देखो इंसान होते हैं, वृक्ष होते हैं है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो छाया होती है, कुछ ना कुछ तो छाया होती है, मानते हैं इस बात को आप, ठीक है। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है। एक तो देखो अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण, कौन कौन से होते हैं, एक तो अवनमन कोण, अवनमन कोण, और एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण वो होता है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हो तो उसको क्या बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और अवनमन कोण वो होता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, और बनने वाला जो कोण होगा उसको बोलते हैं आंखों के पास, बेटा आंखों के पास बनने वाला जो कोण होगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो इसका हमें क्या याद करना, उन्नयन कोण याद करना है। और हम जानते हैं देखो उसकी ऊंचाई तो दी हुई है 1/√3, और जो ऊंचाई आधार और ऊंचाई में अगर देखो तो ठीक है ना, एक तो उन्नयन कोण अवनमन कोण है ना। तो हमें देखो मान लो कि इस ये मेरा कोई वृक्ष है, पेड़ है मेरा ना, और इसको मैंने नाम दे दिया त्रिभुज को ABC, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना है, देखो ये वृक्ष है, इस वृक्ष की छाया यही तो है, छाया यही तो है, और इसकी ऊंचाई कौन सी है AB इसकी क्या है ऊंचाई, और छाया क्या है BC। तो AB और BC में संबंध किसका होता है, याद करो कुछ थोड़ा सा याद करो, AB और BC में संबंध किसका होता है, tan थीटा का ही तो होता है। भाई याद करो यार, ऐसे मत करो, ये होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बट्टा आधार, और लंब कितना है इसका AB और आधार इसका कितना है BC। तो ये हो जाएगा मेरा tan थीटा बराबर AB कितना है इसका ऊंचाई 1/√3, 1/√3, और BC कितना है, BC तो हमें याद ही करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 30, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। आए समझ, गजब यार। तो अगला देखो, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है समांतर होती है। ये मान लो मेरा सर्कल है, और इसका जो सेंटर है यानी जो केंद्र है, सॉरी इसका जो केंद्र है वो ये मेरा ये रहा, ठीक है। अब ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो व्यास होगा मान लो कि देखो ये इसकी क्या होती है त्रिज्या होती है, ये इसकी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो इस अगर मैं पूरा को इसको मिला दूँ तो इसका क्या हो जाएगा व्यास, और इस व्यास का सिरा कौन सा है, सिरा देखो इसका व्यास का सिरे को देखो आप, सिरा ये तो इसका एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा। इस पर जो हम स्पर्श रेखा को खींचते हैं, स्पर्श रेखा को हम खींचते हैं तो वो आपस में क्या होती है, आपस में क्या होती है समांतरित होती है, देखो समांतर है दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर बे। अगला देखो, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है। और जो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि 176 है ये मेरे पास, ये मेरा 176 बराबर 2 गुणा पाई का मान हो जाता है 22/7 गुणा r। तो यहाँ से मेरा r का मान आ जाएगा 176 गुणा 7/2 गुणा 22,
और 22 का पहाड़े में क्या 176 आता है, और कितनी बार आता है। चलो उस तरीके से नहीं काटो तो एक काम कर दो, इसके 2 के पहाड़े से काट दूँ। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, और अगला भी 2 8 88 बार। और 22 के पहाड़े में आता है कितनी बार, 4 बार। और यह इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर यानी जो हमारी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 7 गुणा 4, और 700 कितनी हो जाएगा 28। यानी इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो करेक्ट सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, से का। आए समझ, ये हमारा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। चलो ये देखो, ए गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन याद है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें तो आर का ही तो मान ज्ञात करना है, और आयतन हमें दिया हुआ है 36 पाई, और पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7, तो बराबर हो जाएगा 4/3 गुणा पाई आर क्यूब। अच्छा एक काम करो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाए, क्यों पाई 22/7 क्या पाई तो है, और ये 3 भाग में तो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 36 गुणा 3 बट्टा, और ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ये चला जाएगा 3 4 4 निम 36। यानी मेरा आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 27। तो आर का मान कितना हो जाएगा 27 की पावर 1/3, और 27 की पावर 1/3 का मान कितना होता है 3। तो इसका जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगला क्या, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सभी को जोड़ दो तो 0 प्लस इनको छोड़ो, देखो 2 और 1 3 3 3 9, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 10 38, और 38 और 10 48, 48 और 1 49, 49 और 9 49 और 9 55, सॉरी 49। देखो इन सभी को जोड़ देना बेटा, और कितनी संख्या है 3 3 6 3 3 9 और 312, और इसको हटा दो 11 का डिवाइड करना है, आपका सॉल्यूशन मिल जाए। क्यों, माध्य वो होता है कि सभी संख्या को जोड़ो और कितनी संख्या उन सभी को उसका डिवाइड कर दो, जो है सॉल्यूशन होगा वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला देखो, बंटन 3 3 5 3 4 2 8, इसमें सबसे ज़्यादा बार बहुलक है। देखो बहुलक कौन सा है, बहुलक वो होता है जो ज़्यादा बार संख्या रिपीट होती है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी होती है, 3। देखो 3 हो रही, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। अगली देखो, यदि पी ई बराबर है 0.05, तो ई नहीं होने की प्रायिकता, ई के होने की प्रायिकता 0.05 है, तो न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस का 0.05, एक में से 0.05 को उठा दो, कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आए समझ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी -3 कोमा -1/2 कोमा 5/2 का 11वां पद, 11वां पद है। हमें इसका क्या करना है, हमें इसका 11वां पद बताना है कि इसका 11वां पद कौन सा होगा। ठीक है ना, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका 11वां पद बताना है कि इसका 11वां पद क्या होगा। अब हम जान, एक बात ध्यान से देखना, इसको पहले देखो, इसका प्रथम पद कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है -3। अगर मैं सर्वांतर निकालूँ तब सार्वंतर अगर इसका निकालूँ तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले पद से पहले वाले पद माइनस कर दो तो हो जाएगा -1/2, और माइनस का निशान आएगा फॉर्मूले में, और ये माइनस रो माइनस प्लस का, तो 3 पहले लिख दो, हो जाए 3 माइनस का 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2। यानी इसके लिए डी का मान कितना है 5/2 तो आ गया। देखो कैसे है, माइनस का इस वाले पर से घटा दो तो माइनस माइनस का प्लस है ना, सिमिलरली आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब हमें इसका क्या है ना, 11वां पद निकालना है। 11वां पद का देखो, जब हम किसी पद को निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी A11 का मतलब क्या है कि 11वां पद बराबर हो जाएगा A प्लस का n माइनस का 1D, वही होता है क्या। और या फिर इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस का 10D। D का मान है ये, A का मान है ये, दोनों को रख दो, निकाल लो भी, सोल्व हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखो कोस, इसको 60 डिग्री माइनस का साइन, इसको 60 डिग्री का मान होता है। जो मेरा कोस 60 होता है उसका मान कितना होता है, याद करो 1/2। और जो साइन 60 होता है उसका मान कितना होता है, √3/2। दोनों का वर्ग कर दो, 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4, माइनस का √3/2 का वर्ग हो जाएगा 3/4। और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो हो जाएगा 4 माइनस का 2 माइनस का 2/4, 2/4 है, हो जाएगा 1/2। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ईजी है एकदम, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला देखो, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 154। 154 बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 तो है ही, और पाई को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/7। ये 7 भाग में तो जाकर गुणा में, तो 154 गुणा 7/22, और 22 का पाड़ा से इसको हम काट सकते हैं। 22 का पाड़ा में आता है 154 कितनी बार, 7 7 7 49। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आर स्क्वायर हुआ वो मेरा कितना है, 49। अगर आर स्क्वायर 49 है, इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि जो 49 होता है वो वर्ग होता है किसका, 7 का। आया समझिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या, मेरे को एक तो आर का मान दिया हुआ है, आर का मान है मेरे पास 6, और एक मेरे को दिया हुआ है उसकी ऊंचाई है मेरे पास 8। और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर कोफ्टम आर प्लस एच। पाई का मान है ये, आर का मान है ये, एच का मान है ये, लेकिन इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई। वो सिमिलरली उसमें फॉर्मूले में रख देना, आपकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अगला देखो, 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस इसका हो जाएगा 1 बहुलक। 1 बहुलक, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। अगला क्या है कि वर्ग अंतराल 60, और यहाँ पर डैश है, माइनस नहीं है बेटा, 60 से 75 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह का मतलब ये होता है इन दोनों को जोड़ दो, इसका मतलब मिड वाला जो पॉइंट होता है, मध्य बिंदु इसका होता है, वो निकाल लो। इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 60 प्लस का 75/2, और 2 का डिवाइड दे देना, 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120, 120 और 15 135/2। 135 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ज़्यादा इसको सोल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 5 2 6 12, और एक बार 2 7 14, मतलब 67 पॉइंट का लमसम आ जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 67 पॉइंट का लमसम कुछ आएगा इसका। तो एक बार आप निकाल लेना, है ना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक पासे को उछाले जाने पर मैं क्या करता हूँ, एक पासा देखो, पासे एक तो होता है सिक्का, और एक होता है पासा। जब हम सिक्के को उछालते हैं, 2 बार उछालते तो 4, कितनी अधिकतम जो घटना होती है वो 4 आती है। और जब 5 से को हम उछालते एक बार, 5 से को जब एक बार उछाला जाता है, 5 से जो हमें उसको एक बार उछाला जाता है तो अधिकतम जो घटना होती है वो कितनी ऐसी, 6, 2 बार 36, 3 बार 216। और 6 को तो हम कल्पना कर सकते हैं भैया, लेकिन 200 जो 16 घटना होती है उसको बनाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें यह पूछा है कि एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। भाई 5 से में अधिकतम अंक जो होता है, अधिकतम अंक होता है वो 6 ही आता है, 6 से बड़ा कोई अंक आता ही नहीं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। भाई आता ही नहीं तो कहाँ से प्रायिकता कहाँ से होगी। आपके पास नींबू की गोली है और आपको संतरे की गोली की प्रायिकता पूछे, भाई कहाँ से, यार दिमाग खराब हो रहा है, कहाँ से बताऊँ, है ही नहीं यार, का ही मजाक कर रहे हो। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी,
ये मजाक मत किया करो ना। 0, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। आया समझ? आया? नहीं आया? चलो आ जाएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट है यहाँ से हमारा। यदि x बराबर है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 तथा y बराबर है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 हो, तो x और y का जो लघु समापवर्तक होगा हमें वो निकालना है कि भाई एलसीएम यार कितनी बार निकालें, कितनी बार निकालें। इजी है एकदम। एलसीएम आपको पता है, एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकलता है। एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम निकाल लो बस। काहे का मजाक कर रहे हो फालतू में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया हुआ है कि मेरा जो बहुपद है वो कितना दिया हुआ है कि x की पावर 2 माइनस का 3 और x से शून्यांक याद करना है। बहुपद की अधिकतम पावर कितनी है? 2, इसका मतलब शून्यांक भी 2 आएगी। तो यहाँ पर अगर देखो इस 3 को मैं थोड़ा सा इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ, किस तरीके से, एक्स स्क्वायर को एज इट इज माइनस का 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर 2 बराबर 0 चले जाए, बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम एक बात को जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये बराबर होता है a का प्लस b और a माइनस का b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का √3 और ये हो जाएगा x माइनस का √3, वही हो जाएगा मेरा बराबर 0 चल रहा है। एक बार तो पहला वाला 0 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा √3 और एक बार आ जाएगा x का मान माइनस का √3। ये इसके दो शून्यांक हो गए, इजी है एकदम, है ना। अगला देखो, रैखिक समीकरण द्विगुण x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पर क्या है भाई, ये बताओ यार क्या है यहाँ पर? देखो मिस प्रिंट मेरे को नहीं पता, नहीं यहाँ पर प्लस है माइनस है कुछ भी हो, देखो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद तक। तो जो मेरा पहला जो समीकरण है वो क्या है मेरा, x प्लस का y बराबर 14 और जो मेरा सेकंड समीकरण है वो मेरे को देखना होगा पेपर में क्या है इसका। यहाँ पर माइनस का निशान है ना, तो यहाँ पर भी कर देता हूँ। यहाँ पर किसका निशान है? माइनस का निशान है। और एक बार है मेरा x माइनस का y बराबर कितना है? 4 को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है कि इसमें जो चर है, चर कौन से? x और y। तो चर है, हमें x और y का मान निकालना है। तो मान लो कि इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 2। दोनों समीकरण को एक बार जोड़ के देखूँ। LHS है जो बराबर के निशान वाला इल्ली इधर है, जो LHS साइड में जो संख्या है वो LHS आगे साथ में जुड़ेगी और RHS वाली RHS के साथ। तो यहाँ पर देखो x और x, यहाँ पर x इसका है, ध्यान से देखना, प्लस का। यहाँ पर x इसका है प्लस का, क्यों? कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का। x और x ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूँगा, ये हो जाएगा 2x, x और x 2x। और ये देखो प्लस का, ये क्या किसका? माइनस का, दोनों जुड़ता है 0 हो जाएगा। और 14 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। यानी x का मान कितना आया? 8। वो 8 मान यहाँ पर रख दूँ। तो यहाँ पर x का मान अगर मैं 8 रखूँ तो y का मान कितना हो जाएगा? ये 8 यहाँ पर प्लस का, उधर जाकर माइनस में, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 8। और 14 माइनस 8 कितना हुआ? 6। यानी y का मान कितना आया? 6। यानी इसके लिए अगर x का मान पूछे तो आ जाएगा 16 और अगर y का मान पूछे तो आ जाएगा 6। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न आकृति में यदि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, किसके समांतर है? DE BC के समांतर है। तो जा भाई एक बार, आपका कोई काम नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन समझाना था, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। काटो काटो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। DE भुजा है, DE कहाँ पर है? DE देखो ये रही DE, ये किसके समांतर है? DE समांतर है BC के, ये यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है? B है। इस BC का क्या है? समांतर है। और दोनों दिख भी रही है समांतर है, दिख रही। तब तो इसी का मान याद करो, इसी कहाँ पर है? हमें तो इसका मान निकालना है। इसी का मान बताओ कि इसी का मान कितना आएगा। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है? 1। और हमने एक पल में पढ़ी थी थैलेसवर में। थैलेसवर में क्या बोलती है कि अगर कोई भुजा त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की भुजा के अगर समांतर हो तो वो उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो पूरा ABC के एक त्रिभुज नहीं है, DE के एक समांतर
रेखा नहीं है और इस BC के समांतर ही तो खींची गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो DE है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजा कौन सी, AC और AB को समान अनुपात में विभाजित करेगी। और समान अनुपात का अगर मतलब है तो समान अनुपात, अगर वो समान अनुपात में विभाजित करिए तो इसका मतलब ये हुआ, कि AE बट्टा EC बराबर होगा AD बट्टा BD के। और AE का मान कितना है, AE का मान है 1 और 1 बट्टा EC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा EC बराबर हो जाएगा AD का मान है 1.5 बट्टा BD का मान है 3। तो यहाँ से पॉइंट को हटाओ, ये नीचे आ जाएगा 10, तो ये 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बट्टा EC बराबर आया 1 बट्टा 6। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इसका मतलब EC कितना आ जाएगा 6। यानी EC भुजा कौन सी कितनी हो जाएगी 6। ये लो साहब, ये कितनी हो जाएगी 6। आया समझ, आया या नहीं आया? सॉरी यार, यहाँ पर गलती कर दी बेटा, गलती मत करा करो भाई। मैथ में ये खासियत सबसे अच्छी है कि हम गलती को पकड़ लेते हैं। जैसे मेरे से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर मैं ध्यान नहीं देता। ए का मान कितना है, AE का मान कितना है 1 बट्टा EC का मान कितना है, EC तो हमें ज्ञात ही करनी है, EC हमें ज्ञात करनी है, 6 नहीं है, हट भैया हट यहाँ से, बराबर AD कितना है 1.5 बट्टा BD कितना है 3। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो ऊपर से पॉइंट हटाते तो नीचे 10 आता है, और एक संख्या छोड़कर पॉइंट हटाया गया, इसका मतलब 10 आएगा। तो 3 पंजो 15 और 5 दूनी 10। तो इसी बराबर कितना आ जाएगा, 1 बट्टा इसी ऊपर चला जाएगा तो इससे हो जाएगा 1 बट्टा 2 ऊपर चलाया जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु -A कोमा -A -A कोमा -A, अच्छा यहाँ पर -A है क्या? ये देखो पहला वाला तो -A मेरे को दिख रहे हैं, अगला वाला है -A, क्या देखना पड़ेगा भाई एग्जाम पे। अगला वाला यहाँ पर क्या +A, यानी -A कोमा A और -A कोमा -A के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद है कुछ? याद है या नहीं याद है? काहे का मजाक करते हो यार, पेपर देख कर आए हो आप लोग और आपको याद ही नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर अरे यार पेंट अभी भी उपयोग नहीं आ रहा है मेरे को इसको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 ये रहा, y1 ये रहा सॉरी इसको x2 दे दो, x2 ये रहा, y2 ये रहा, x1 ये रहा, y1 ये रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x2 - x1, x2 कितना -A, x1 कितना है -A है तो माइनस मतलब ये हो जाएगा 0। y2 कितना -A, y1 कितना है A, तो -A ये हो जाएगा -2 है, -2 और इसका स्क्वायर भी तो होगा, गजब हो यार। तो 2 का स्क्वायर 4, तो √4 आ जाएगा, A का स्क्वायर A की पावर 2, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2A। यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 2A। बस इजी एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। खंबे की परछाई यानी उसका जो आधार है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से पकड़ना, पकड़ो बात को। ये मेरा खंबा है, तो इस खंबे की जितनी ऊंचाई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो परछाई होगी, ये इसकी परछाई तो है, इसकी परछाई ये है, देखो ये मेरा खंबा है, इसकी परछाई यही तो है, तो ये दोनों के बराबर है, दोनों बराबर है। तो सूर्य का ऊनन कोण ज्ञात कीजिए कि सूर्य का ऊनन कोण कितना होगा। सूर्य का किसका ऊनन कोण ज्ञात करना है भाई पकड़ो बात, गजब यार गजब। सूर्य का ऊनन कोण ज्ञात करना है मेरे को। मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C। गजब क्वेश्चन है भाई, धमाकेदार, अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन है। बैक टू बैक करने वाले देखो, सभी क्वेश्चन करेंगे बैक टू, लेक्चर बहुत लंबा होगा।
तो अब देखो सूर्य का यूनियन कोण है, इसका मतलब ये हो कि सूर्य यहाँ पर पॉइंट ए पर है, क्योंकि ऊपर की ओर नीचे कहाँ पर सूर्य होता है यार, सूर्य महाराज नीचे कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हो तो। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस सी वाले पॉइंट से, यहाँ पर मैं प्रेक्षक है मेरा, यहाँ से कोई ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा इसको मैंने मान लिया थीटा। अब मेरे को ये बताना है कि थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा। और हमें बस इतना दिया हुआ है कि ए बी बराबर है बी सी के, हमें दिया है क्या दिया है कि ए बी और बी सी दोनों के बराबर, यानी हमें तो एक लंब दिया हुआ एक आधार, और लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है भाई, जानते हो कुछ, मजाक मत करो, जानते हो ना, पता है मेरे को। तो ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब लंब इसका कितना ए बी, आधार इसका कितना है बी सी। लेकिन हमें तो दिया हुआ है कि ए बी और बी सी दोनों एक ही है, ए बी और बी सी दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा ए बी से ए बी कैंसिल आउट, इसका मतलब 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेन थीटा का मान, अब टेन थीटा 1 अगर आ रहा है तो भाई आपको मुबारक हो, थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4, टेन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4, और पाई बाई 4 भी अगर नहीं लिखना चाहते हो तो 45 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गजब ना। तो इसका मतलब जो सूर्य का जो ऊनियन कोण होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आया समझ, आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक, तो थोड़ा सा मैं देखो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर, मान लो कि देखो ये मेरा कोई पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, ये मेरा क्या है ए बी, ये मेरी ए बी मीनार है पूरी। इस मीनार के पाद बिंदु से ये मेरा कोई मैंने पॉइंट ले लिया, इस मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ, इसको मिला दो ना, बी जो पॉइंट बी है ना वो मेरा पाद बिंदु है। पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, यानी ये मेरे को दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ, उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सी, स्थित एक बिंदु से उसके शिखर, स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। ऊनियन कोण 60 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ है कि ये जो शिखर, ये तो इसका शिखर यानी ए, इस ए से इसका जो शिखर है, शिखर का जो ऊनियन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यानी हमें तो ए बी ज्ञात करना है, ए बी हमें ज्ञात करना है, आधार हमें दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है, लंब और आधार में रिलेशन क्या होते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा ये हो जाएगा 100, और टेन 60, और टेन 60 का मान कितना होता है याद नहीं है तो याद कर लो इस तरीके से। देखो साइन 60 में अगर मैं कोस 60 का भाग दूँ तो टेन 60 आएगा, और साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2, 1/2 2 से 2, इसका मतलब √3, तो ये हो जाएगा मेरा √3, और 100 डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में बराबर क्या हो जाएगा ए बी, यानी इसका जो ए बी आएगी, यानी जो मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो हो जाएगा मेरा 100√3, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा है ना भैया, अरे यार गज्जब है यार सर, गज्जब है, मज़ा आ रहा है यार। अगला देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा न केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। वृत्त की जो सर्कल है उसकी त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई क्या आती है, जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद है थीटा बटा 360 2 पाई यार। अरे यार मज़ा आ रहा है, मज़ा मज़ा मज़ा, गजब यार। यहाँ पर देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटा 360, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 गुणा 2 पाई आर, पाई का मान है 22/7 गुणा आर, आर का मान है 7, 7 से 7 चला गया, 0 से 0, 6 के बाड़े से 36 6 बार, 2 3 6, ये हो जाएगा 22/7, 22/3 नॉर्मली तो है। देखो थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये क्या होती है चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है,
याद है या नहीं याद है? फिर गया ऊपर से माथे से, मजाक मत किया करो, है ना। अच्छा चलो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा याद करो। घन की भुजा याद करना, घन का क्षेत्रफल याद है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। याद नहीं है क्या? भूल जाते हो आप, आपको याद दिलाना पड़ता है, ऐसे मत भूला करो। घन का क्षेत्रफल क्या है? घन का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1014। और घन का क्षेत्रफल हम जानते हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर भुजा स्क्वायर का अगर मैं मान निकालूँ तो वो हो जाएगा 1014/6, और इसमें इसका डिवाइड दूँ, 6 कम 6, 6 और 4 41, 6 बंदो 30, 6 6 36, ये हो जाएगा 36, 6 बार चला जाएगा 36, और 36 में से 41 गए, 36 में से 41, 5 और 4 कितना हो जाएगा 54 है, 6 6 30 7 42 6 8 6 6 निम 54, 169 है। यानी भुजा इसके बराबर 169 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी भुजा होगी वो अंडरूट 169, और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। यानी इसका जो भुजा होगी उस घन की भुजा, घन की प्रत्येक भुजा कितने मीटर की होगी? 13 मीटर की होगी, और उसका क्षेत्रफल में दिया हुआ है ना, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला देखो, 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, कि मतलब गोला है और उसका जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? गोले का क्षेत्रफल याद है? बताओ बताओ बताओ, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? भैया याद क्यों नहीं है यार आपको? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें यह सिद्ध करना है कि जो √5 होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, एक तो होता है परिमेय संख्या, एक तो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की होती है वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ वह जहाँ पर जो Q होता है वो जीरो नहीं होता है। अगर Q जीरो हो गया, बट्टे के नीचे वाला अगर जीरो हो गया तो पूरा क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इस प्रकार की संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, इस प्रकार की संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं मान के चलूंगा कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और लास्ट जो हमारा एंडिंग पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, वहाँ पर हम ये बता देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही प्रूफ करना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। परिमेय संख्या तो P/Q में हम लिख देंगे, इसके मतलब √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q दोनों तरफ वर्ग कर देना, एक एक घटा देना। इजीली यार प्रूफ कोशिश करना, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखो, हमें इसके शून्यांक याद करना है। शून्यांक के ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलो एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? हमें यह दिया हुआ है कि जो 2x² माइनस का x माइनस का 6, इसका शून्यांक कितना हो गया? शून्यांक हमें ज्ञात करना है, तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ? बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें इसके क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। किस तरीके से इसका गुणनखंड होगा? यहाँ पर देखो, x² का जो कॉफिशियंट है यानी जो गुणांक है वो कितना है? 2, और ये कितना है? 6। ऐसी संख्या जिसको 6 से गुणा करूँगा यानी ये 12 हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर तो 12 आता है, जोड़ने उठाने पर कितना होता है? 1। ऐसी कोई संख्या है जिसको अगर मैं गुणा करूँ तो हमारा आ जाएगा 12, और जोड़ो या फिर घटाओ तब हमारा आ जाएगा 1। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। चलो पता कर लेते हैं कि ऐसी कोई संख्या है क्या। 12, 12 का हो जाएगा 6, 6 का हो जाएगा 3, ये लो 3, 3 दूनी 6, नहीं कोई संख्या नहीं है। अच्छा सॉरी बेटा, है ना। 2 दूनी 4, 4 और 1, 4 और 3, 4 को मैं 3 से गुणा करूँ 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x²। और माइनस आ रहा है, माइनस कब आता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 3x है। माइनस का 4x माइनस का 6 लिख सकता हूँ, बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर अब देखो कुछ कॉमन लेने की मैं प्रक्रिया करता हूँ। किस तरीके करूँ? यहाँ पर देखो x² है, इसका मतलब x भी है, यहाँ पर x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस का 3। यहाँ से देखो माइनस है, माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, और 2 भी कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और प्लस का 3। आया समझ में, क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 बराबर 0 है। ये मेरे पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा 2 और वही माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। तो एक बार इसका मान आ जाएगा 2 और एक बार इसका मान आ जाएगा माइनस का 3/2, यानी इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, x बराबर 2, x बराबर माइनस का 3/2। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आया समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गजब है भाई, दिमाग का दही होने वाला है। अब देखना, दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि मान कोई, देखो सबसे पहले हम क्या माना, प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y है, तो इनका अंतर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो संख्या ज्ञात करो, कि वो संख्या ज्ञात करो जब हम मान रहे हैं। देखो किस तरीके से होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना का हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 तो है, हमें ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो प्रथम संख्या है वो तो x है और द्वितीय संख्या है वो y है। नाम में क्या रखा हो, कुछ भी मान सकते हैं, x और y की जगह आप a और b भी मान सकते हो, है ना। तो माना प्रथम संख्या बराबर x और द्वितीय संख्या बराबर y। प्रथम संख्या x है और द्वितीय संख्या कितनी है y है, और इन दोनों का जो अंतर है, अंतर का मतलब जानते हो आप, माइनस अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस का y बराबर कितना है 26, 26 है क्या, x माइनस वाई बराबर कितना है 26, और दूसरी संख्या की 3 गुना, यानी जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 26 है। तो इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 1। और हमें ये दिया हुआ है कि जो पहली संख्या है यानी जो हमारी x है वो दूसरी संख्या की 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 3y। इसको आप मान सकते हो 2। अब ये दो समीकरण हमें मिल चुकी हैं, और इन दो समीकरण की सहायता से हमें x और y का मान निकालना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दूँ क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखता नहीं, क्या यहाँ पर x क्या हो जाएगा 3y, तो 3y माइनस का y और बराबर कितना है 26, और 3y से 1y गया, इसका मतलब ये बच जाएगा 2y बराबर कितना है 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, क्यों 26 में 2 का भाग लग जाएगा, और 26 में 2 का भाग लगता है, y का मान कितना हो जाएगा 13। और y का मान आप एक काम करो, समीकरण नंबर 1 और 2 में किसी में भी रख दो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर से लिख रहा हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ये मेरा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 3, और गुणा y की मान कितना है 13, तो 13 13 26 13 30 39। अतः x बराबर आया 39 और y बराबर 13, यानी हमारी जो प्रथम संख्या थी x उसका मान आया 39, और द्वितीय संख्या थी हमारी y उसका मान आया 13। अब क्या है, दोनों संख्या सेम है, सॉरी हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बराबर है, सही है। क्या x का मान 39 आएगा, क्या y का मान 13 ही आएगा। तो एक काम करो, हमें जो दिया हुआ था ना x माइनस वाई बराबर 26, वहाँ पर x और y का मान रख के देखो एक मिनट। x का मान कितना है 39, y का मान कितना है 13। 39 में क्या 13 घटाते क्या 26 आते हैं, हाँ जी सर 26 आते हैं। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सही है। x का मान 39 होगा, y का मान 13 होगा। आया समझ। बस इतना ही तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, कंप्लीट हो गया, हुआ, बढ़िया बात। अगला देखो,
अगला दिया हुआ है कि निम्न आकृति में यदि डी ई समांतर है बी सी के, इसका मतलब ये जो भुजा है, बीच वाली जो भुजा है डी, ये आपस में दोनों क्या है, समांतर है। ये भुजा क्या है, समांतर है। और ए डी का मान दिया हुआ है एक्स, डी बी का एक्स माइनस का 2, ए का एक्स प्लस का 2, इस सी का एक्स माइनस का 1। तो एक्स का मान याद करो कि एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान कितना आएगा। अब एक काम करता हूँ, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को देखो मैं एकदम सीधा कर देता हूँ। जो मेरा जो त्रिभुज है इसको मैं घुमाकर ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर तो ए आ जाएगा, इस तरीके से मेरा त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर तो ए चला जाएगा और ये बी इधर आ जाएगा और ये सी इधर आ जाएगा और बीच में कौन सी, डी ई, तो यहाँ पर आ जाएगा डी और ये मेरा आ जाएगा ई। तो ये कितना है, ए ई कितना है, एक्स प्लस का 2 है ना, चित्र में देख लो तुम। और ई सी कितना है, एक्स माइनस का, ई सी एक्स माइनस का 1। और डी बी कितना है, एक्स माइनस का 2, ये हो जाएगा एक्स माइनस का 2। और ए डी कितना है, एक्स। अब हमारी थैलेस फॉर्मूला को याद करो। थैलेस फॉर्मूला में क्या बोलता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। और समान अनुपात में विभाजित कर देती है, इसका मतलब ये हुआ कि ए ई बट्टा क्या आ जाएगा, ई सी, ए ई बट्टा ए सी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी बट्टा डिब्बी के। ए का मान आपको, सभी का मान आपको दिया हुआ है, बस इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। ए का मान कितना है, एक्स प्लस का 2, तो लिख दो एक्स प्लस का 2 बट्टा ई सी का मान कितना है, एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 1 बराबर ए डी का मान कितना है, एक्स बट्टा डी बी का मान कितना है, एक्स माइनस का 2। वज्र गुणा कर दूँ, वज्र गुणा होने का मतलब है कि एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 2 से, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स माइनस का 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 1 से। बस अब इन सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और एक्स का मान निकाल लो, एक्स का मान कितना आएगा। चलो करते देखो, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा एक्स बराबर 4। एक्स बराबर 4 क्यों आएगा, क्योंकि इस माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा 4। देखो छोटा सा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छा है ना। हाँ जी सर, अच्छा है। अगला देखो, हमें बिंदु दिया हुआ है, हमें एक्स कोमा 3 वाई कोमा 7, हमें बिंदु दिया हुआ है एक्स कोमा 3 वाई कोमा 7। अगला क्वेश्चन देखो, पहला बिंदु कौन सा है, एक्स कोमा 3 और एक बिंदु कौन सा है, वाई कोमा 7। वाई कोमा 7 ही है क्या, वाई कोमा 7 ही है क्या, देख लो, एक्स कोमा 3 5 कोमा 7 है बेटा, 5 कोमा, यहाँ पर वाई नहीं, यहाँ पर कितना है 5, यानी 5 कोमा 7 है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दी हुई है 5। तो हमें एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान कितना होगा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का बीच का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी कितनी दी हुई है 5। अब एक काम करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, जब मैं दोनों तरफ अगर वर्ग कर दूँ तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा वर्ग से। तो यहाँ पर बच जाएगा x2 माइनस x1 और x2 देखो यहाँ पर देखो x1 x है, y1 3 है, x2 5 है, y2 7 है। तो x2 माइनस x1 कितना है 5, x1 कितना है x, तो ये मेरा हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का मान 7 है, y2 का मान 7 है, y1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ ना। और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 2 गुणा 5 गुणा x, हो जाएगा माइनस का 10x। और 7 में से 3 गया 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा।
इस 5 के वर्ग से 5 का वर्ग कैंसिल, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 और बराबर 0। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आपस में जब तो वो कितना आ जाए 16 और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 10। कोई है ऐसी संख्या? 8 और 2 है ना, 8 और 2, 8 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 16 और 8 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 10। तो ऐसी संख्या मिल गई हमें। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और 10x को मैंने लिख दिया 8x माइनस का 2x और प्लस का 16 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ से x बाहर चला गया तो ये बच जाएगा माइनस का 8। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, साथ में मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x बच जाएगा और 16 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 8, 2 बाहर चला गया यानी ये बच जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस का 8 और x माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x माइनस का 2 बराबर 0। इसका मतलब एक बार तो x का मान आया 2 और एक बार x का मान आया 8। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में दिया हुआ है कि अगर tan a का मान मेरे पास दिया हुआ है 1, tan a का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 2 sin a cos a का मान बताना है कि कितना आएगा। चलो इसको और करते हैं। क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख दो दिया है tan a बराबर 1। ज्ञात क्या करना है 2 sin a cos a। इसका मान मेरे को बताना है कि इसका मान कितना आएगा। इसका मान हमें बताना है कि इसका मान कितना आएगा। आ जाते हैं। देखो tan a बराबर 1 दिया हुआ है, tan a बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा tan a क्या देखो पहले जो दिया वो लिख दो tan a बराबर 1 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है। देखो थीटा की जगह यहाँ पर a है तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। इसका मतलब ये हुआ कि लंब बट्टा आधार में अगर इसको रखूँ तो एक के नीचे अगर मैं 1 कर सकता हूँ तो इसका मतलब लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, दोनों क्या 1 1 और करण ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथागोरस पर में से मैं क्या लिख सकता हूँ करण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो करण तो मैं ज्ञात ही करना है, तो करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है आधार 1 है और लंब 1 है, तो इन दोनों का फर्क क्या हो जाएगा 1 और दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2। तो करण बराबर कितना हो जाएगा √2। बस इतना ही तो है। अब मेरे को मान निकालना है पहले साइन है और एक कोस है, तो मैं साइन ए का मान निकालूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा करण और लंब कितना है 1, करण कितना है √3 और कोस थीटा बराबर कितना होता है यानी कोस ए बराबर कितना आधार बटा करण, आधार कितना है 1 और करण कितना है √3। इसलिए 2 sin ए कोस ए इसका मान कितना आ जाएगा 2 तो एज इट इज गुणा साइन ए का मान मैंने निकाल लिया 1/√2 और कोस ए का मान मैंने निकाल लिया 1/√2 और आपस में सभी गुणा में तो गुणा निशान आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2/√2 गुणा √2 और √2 को अगर मैं √2 से गुणा करूँ तो 2 ही आएगा यानी 2/2 यानी इसका मान भी कितना आ जाएगा 1। इसलिए 2 sin ए कोस ए बराबर 1। 2 sin ए कोस ए का मान भी कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। अगला चलो इससे अगले वाले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या है गजब यार, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ भी है लेकिन लंबा है क्वेश्चन, तो आप देखना इसको हो जाएगा है ना। क्या दिया हुआ देखो समझा देता हूँ क्या है। 2 खंभों के शीट्स, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है और एक 14 मीटर है। देखो 2 खंभे तो ज़रूरी तो है नहीं कि दोनों बराबर होंगे, ज़रूरी है नहीं कि दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर भी हो सकते हैं बराबर भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसकी हम क्या करते हैं इनकी ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो एक की ऊंचाई 20 मीटर, एक की ऊंचाई 14 मीटर, इसका मतलब है कि दोनों खंभे बराबर नहीं है, दोनों खंभे बराबर नहीं है, एक तार से जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज
रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो कि तार की लंबाई कितनी होगी। बस हमें इतने तो ज्ञात करना है। समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पर ही समझा देता हूँ इसका डायग्राम। देखो मान लो कि जो एक तो मेरा खंबा है रहा, और एक मेरा खंबा ये रहा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 14 मीटर और इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। और आगे कुछ दिया हुआ है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है क्षैतिज के साथ 30। क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा ये रही मेरा, और क्षैतिज रेखा मेरी ये रही। तो तार की लंबाई ज्ञात करो कि तार की लंबाई कितनी होगी। ये दोनों तार ही तो है। देखो इस खंबे का ऊपर वाला जो सिरा, इससे बंधा हुआ तार और इसके साथ बंधा हुआ तार, और इसको एक बार मिला दूँ, और 36 के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का है। 36 के साथ कोण बना रहा है। बस हमें ज्ञात क्या है, तार की लंबाई ज्ञात करनी। बस ये इसका डायग्राम और सिमिलरली हो जाएगा एज इट इज वैसे का वैसे। ठीक है, अगला देखो, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है। यानी जो बड़ा वाला जो हमारा सर्कल है, जो वर्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 5, और छोटे वाले की 3। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है। दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन। ये मेरा क्या, छोटा बड़ा वाला वर्त, और इसी में मैं एक छोटा वर्त को ले लेता हूँ। ये मेरा क्या है, छोटा वाला वर्त। और इसका जो केंद्र है, देखो दोनों दोनों वर्त के केंद्र तो एक ही होंगे। दोनों वर्त के केंद्र तो एक ही होंगे। यानी मान लो कि इसका जो केंद्र है वो ये है, ये इसका क्या है, केंद्र है। और इसकी जो एक की जो त्रिज्या है, यानी जो बड़े वाले जो हमारा जो वर्त है, उसकी त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसकी त्रिज्या को बनाऊं, ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है और ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक कितनी दी हुई है वो लिख दूं। ये तो मेरे पास ये दी गई है, ये 5 मीटर, और ये मेरे पास दी हुई है 3 मीटर। बस ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो, हमें क्या पूछा है, हमें प्रश्न में क्या पूछा है। हमें पूछा हुआ है कि बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त को क्या करिए, स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो जीवा क्या होती है, जीवा वो होती है कि जो हमारा जो वर्त होता है, उसके जो सिरे के कोई भी 2 पॉइंट उठा लो आप, उन दोनों को आपस में मिला दो, मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब थोड़ा सा देखना, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बस बात को पकड़ना। मैं क्या कर देता हूँ, इस सिरे से ये सिरा ले लो आप, मिला दो। ये इसकी क्या है, जीवा। ये इसकी क्या है, जीवा ही तो है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। अब हमें ये जीवा हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त को क्या करी, स्पर्श करी। और छोटे वर्त को स्पर्श कौन सी करी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब जरूरी नहीं है कि वर्त में एक ही जीवा खींची जा सकती है, वर्त में एक ही जीवा खींची जा सकती है, कभी जरूरी नहीं है। आपको आप जानते हो इस बात को, आप इस बात को जानते हो अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी बहुत सारी जीवा खींची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसी में देखो, इसी में देखो, मैं यहाँ पर एक सिरा ले रहा हूँ,
ले लिया, इसको मैंने मिला दिया। अब ये इस वर्ड को क्या स्पर्श नहीं कर रहा, ये इस वर्ड को क्या स्पर्श नहीं कर रहा, कर रहा है। देखो कौन से पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, उस पॉइंट को देखो, ये वाला, ये देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से स्पर्श कर रहा है हमारे वर्ड को। बस हमें यही तो ज्ञात करनी है, हमें यही तो ज्ञात करनी है। इसका मतलब इनको अगर मैं सभी को हटाऊँ, हटा दो एक बार, इनको हटा दो, इनको यहाँ से आओ थोड़ा सा, इन पॉइंटों को आपस में मिला दो, इन पॉइंटों को। और ऐसा नहीं मिलाना चाहते हो अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन में टाइम लगता है समझाने में, है ना। खाना पूर्ति मेरे को आती नहीं करनी कभी, मैं ना मैंने की है और ना मैं कभी करता हूँ। ये इसकी जीवाई तो है, ये इसकी जीवाई तो यहाँ पर इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसका मतलब हमें ये वाली दूरी हमें निकालनी है। अगर ये वाली दूरी निकाले तो सिमिलरली नीचे भी तो ऐसा ही एक बनेगा, नीचे भी क्यों, ये भी देखो ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ से लेकर ये भी तो इसकी क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक व्यास बनेगा। तो मैं एक को निकाल लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारा काम हो जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है ना, वो क्या होता है, समकोणीय होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी बीच में दे देना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें ज्ञात ही करना है, क्या कर्ण हमें ज्ञात ही करना है। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और 25 और 9 36। तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण बराबर आ जाएगा मेरा रूट 36, और अंडरूट 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 6, और नीचे वाली और कर तो वो भी कितनी हो जाएगी 6, और 6 और 6 12। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। आया समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला में याद है क्या, क्या होता है, क्या होता है याद, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमें दिया हुआ है, पाई का मान हम जानते हैं, और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, इसमें रख देना और उसका क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आया, देखो इसका डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा, डायग्राम देखो इसका। ये मेरा क्या है वर्त, और ये इसका क्या है, मान लो मैंने ले लिया केंद्र। अब मेरे इसमें क्या करना है त्रिज्याखंड, यानी हमें यह दिया हुआ है कि जो वर्त है ना 21 सेंटीमीटर वाले जो वर्त है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। और कोण कितने डिग्री का बना रहा है वो 60 डिग्री का। इसका मतलब है कितना है 60 डिग्री, और ये इसकी क्या है त्रिज्या, क्यों वर्त के केंद्र से वर्त को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या। ये कितना है 21, मतलब दोनों 21 ही तो है। और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा थीटा बटा 360
पाई आर का स्क्वायर, तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटा ये हो जाएगा 360 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना 21 गुणा 21। तो ये इससे चला जाएगा 6×6 = 36, 7×ये 21, 3×2 = 6, 11×2 = 22। तो ये हो जाएगा 11×21। और 11 को अगर मैं 21 से गुणा करूँ कितना आएगा? 231 से आता है क्या? ये इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। आया समझे क्यों थीटा का मान 60 है। तो देखो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि सही है क्या। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। 7 14 7 21, 3×2 = 6, यहाँ पर 2 के बाद ऐसे 11 बार 11×21 से सोल्यूशन हो जाएगा। आया समझे। एक छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। और इसका जो केंद्र है उसको केंद्र को आप ओ नाम दे देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। अगला हमें क्या बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 15 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताओ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला को अप्लाई कर लेना और इसका सॉल्यूशन आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है कि माध्य क्या होगा इसका, ठीक है। और माध्य का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? सिग्मा fx बटा सिग्मा x, है ना। मतलब देखो माध्य का कुछ ज़्यादा है नहीं। माध्य क्या बोलता है कि इन दोनों को देखो कितना 1 2 3 4 5 6 का तो डिवाइड कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और सभी को जोड़ दो, वो ऊपर रखो और नीचे वाले उसमें डिवाइड कर दो। वैसे इसका क्या हो जाएगा माध्य है। छोटा सा है, देखो सारणी बना लेना और fx निकाल लेना, सिग्मा fx निकाल लेना और फिर सिग्मा कर देना। इसका सिग्मा एफ है। देखो सिग्मा एफ एक्स मतलब जानते हो क्या आप क्या है? सिग्मा का मतलब है सभी का योग, सभी को जोड़ देना और उसका डिवाइड कर देना, बस। अरे यार छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या बताऊँ। एक बच्चे के पास एक पास है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है। नॉर्मल बात है, 5 से है तो उसमें फलक भी कितना होगा 6 होगा। और हर फलक पर अलग अलग जो संख्या होगी वो क्या होगी अंकित होगी। फॉर एग्जाम्पल जो लूडो, देखो हम बचपन में जब हम लूडो खेला करते थे तो उसका क्या है गोटा आता था ना। तो गोटे में क्या होते थे 6 फलक होते थे और हर फलक पर अलग अलग संख्या लिखी हुई होती थी। मतलब किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5 और किसी पर 6। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक लिखी होती, 6 से ऊपर 7 नहीं लिखा होता था। किस तरीके से? इस तरीके से देखो 1 2 3, याद है कुछ? यहाँ सर यहाँ 4 और 5 का इस तरीके से, 5 और 6 का इस तरीके से, याद है ना। हाँ जी, वो उसी बात में कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है देखो, एक पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, एक पर क्या लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, एक पर सी क्या क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई। यानी एक पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई रखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। यहाँ पर मिस प्रिंट लग रही है मेरे को। यहाँ पर 2 ऐसे कैसे हुआ देखो, ए बी सी डी ई और ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक ही बार फेंका जा रहा है। तो एक बार फेंका जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल ये बात हुई। देखो अधिकतम घटना कितनी होती है इसमें, क्या प्रायिकता पूछेगा तो प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखो। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रायिकता अनुकूल स्थिति वो होती है जिसकी हम प्रायिकता याद करते हैं। अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति वो होती है टोटल घटना कितनी बार, इसके अधिकतम जो घटना होती है वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो 500 होता है, 500 में अधिकतम घटना कितनी होती है 6 ही होती है। क्योंकि जब हम 500 को उछालते हैं तो अधिकतम संख्या क्या आ सकती है 6 आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसे हमें याद करना है कि ए प्राप्त हो। जब हम 500 को उछालते हैं
उछालते हैं तो ए प्राप्त, तो ए कितनी बार आ सकता है, देखो ए कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ए के होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कितनी बार आ रहा है, दो आ रहा है ना, तो अनुकूल स्थिति दो है बट्टा छः, और दो बट्टा छः कितनी हो जाएगी, एक बट्टा तीन, यानी ए के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक बट्टा तीन। डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी कितनी बार हो रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता डी के होने की प्रायिकता, डी के होने की प्रायिकता अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति यानी एक बट्टा छः। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये 16 क्वेश्चन क्या बोलते हैं। गजब गजब क्वेश्चन अगले वाले क्या बोलते हैं, देखो 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये हमें बताना है। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी होती है, एक तो 1 विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 और 47 और 49 बस। इसमें क्या बोला है कि 0 से 50 के बीच की अधिकतम संख्याओं का योग कितना होगा। बस योग याद करना, एस एन का फॉर्मूला याद है, याद है नहीं याद है बता देता हूँ। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस का 2n - का 1 डी, डी का मान निकाल लेना। डी का मान कितना आएगा, देखो 5 - 3 2, 7 - 5 2, यानी डी का सार्व अंतर कितना है इसका 2, और ए का मान कितना है 1, ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, और एन कितने हैं पूरे, कितने पद हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बस फॉर्मूला में रख देना, सॉल्यूशन आ जाएगा, बस कुछ नहीं और कुछ भी नहीं है। अगला देखो, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -1,7 7, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट मान लो -1,7 है, और ये मेरी क्या रेखाखंड है, और ये मेरा पॉइंट ले लो मैंने 4 और कोमा -3, और इसको वो 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहे हैं। 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित करना है। फॉर्मूला लगा दो, सॉल्यूशन प्राप्त कर लो। अंत जो बाह्य स्थिति में क्या होता है, अंत स्थिति में क्या होता है, याद है ना कुछ। m1 का मान 2, m2 का मान इतना हो जाएगा 3, कितना था वो ना, वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। अगले क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलो अगला हमारा क्वेश्चन कितना है, 19 नंबर का है ना। 19 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बोलता है कि हमें बारंबारता, हमारी जो निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। और देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन सभी के सही होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो माध्य जो प्रश्नावली ना, माध्य वाले सांख्यिकी वाली, ये लमसम बच्चे की सही होती है, इसमें कुछ बड़े वाले कोई डाउट नहीं है ना। तो माध्य का आप निकाल लेना, किस तरीके से उसको निकालते हैं। सबसे पहले देखो इसका अंतराल निकाल लेना, और अंतराल कितना है, देखो 0 और 10 के बीच में कितना अंतराल है, 10 का ही तो है। 10 और 20 के बीच में 10 का है। 20 और 30 के 10, 30 और 40 के बीच में कितना है, 10 का, यानी एच का मान कितना है
10 ही तो है। और माध्य वाला फॉर्मूला निकाल लेना और हो जाएगा, देखा ना, कुछ इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये नीचे वाला है तो एकदम ईजी है। माध्य निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उनको जोड़ दो, नीचे वाले का डिवाइड कर दो, बस उसका माध्य है। देखो ये जो ये वाला क्वेश्चन देखो, 12 बंटन का जो माध्य है कि वो कितना है, 21.5 है। तो 21.5 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बस सभी को जोड़ देना है, उसको डिवाइड कर देना और के का मान निकालना, आराम से निकल जाएगा। भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को बड़ा गजब क्वेश्चन लगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट भी, देखो इंपॉर्टेंट है तभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार और लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिमाग अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। और अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो उनकी देखो पहचान ही अलग होती है, अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो। जैसे ये नीचे वाला देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंब, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार, जो इसका आधार है ना उसके 7 सेंटीमीटर कम, यानी मान लो कि इसका आधार 10 है तो उसका लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 से हमें वो क्या है, कम है। जितना उसका आधार होगा ना उसमें से आप 7 को उठा दो, वो उसका लंब होगा, ये कहना का बोल रहे हैं। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उसके अन्य दो भुजा ज्ञात करो। देखो परमानेंट हमें क्या दियो, कर्ण दी हुई है हमें कि आपकी कर्ण कितनी है, 13 है, और आधार और लंब तो हमें ज्ञात करना है कि आधार और लंब कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो करते हैं इसको, कितना है, हाँ चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और वो भी कौन सा, समकोण वाला। यहाँ से मैं एक त्रिभुज को बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। और इसका जो कर्ण हमें दिया हुआ, देखो ये इसका क्या है, समकोण 90 डिग्री, और इसका जो कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है क्या, देख लो एक बार। कर्ण इसका कितना है, 13 सेमी, है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बात है। और इसने ये बोला है कि इसका देखो, एक काम कर जाओ, मैं इसको लंब को मैंने मान लिया, ये जो दूरी है ना इस दूरी को मैंने ले ली x, और इस दूरी को मैंने ले ली y। तो इसका मतलब आप जान पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है। एक काम कर देते हैं फिर, देखो x और y में क्यों लेते हैं इसको, x और y में क्यों ले रहे हो आप इनको, x और y में लो ही मत। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसका जो आधार है ना उस आधार को मैं ले लेता हूँ, उस आधार को मैं ले लेता हूँ x, उस आधार को मैं ले लेता हूँ x। और इसका जो जो लंब होगा वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, x माइनस का 7। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, x माइनस का 7। क्यों हुआ, क्योंकि आधार में से 7 कम कर दो, वो उसका क्या है, ऊंचाई। और हमें x का मान निकालना है। x का मान किस तरीके से, आपको पता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कर्ण कितना है, 13, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 बराबर आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49, और ये हो जाएगा माइनस का 7 14 माइनस का 14x, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर खोल दिया है।
तो एक्स स्क्वायर 2x², तो अगर मैं इधर लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2x², और माइनस का 14x, माइनस का 49, प्लस का 49, और बराबर कितना है 169। तो ये इससे घटा दो, ये हो जाएगा मेरा 2x² माइनस का 14x बराबर हो जाएगा 169 माइनस का 49। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 14x और बराबर 169 में से 49 गए, ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। और यहाँ से x को 2 कॉमन भी आ रहे हैं, तो 2 कॉमन होने के बाद ये हो जाएगा x² माइनस का 7x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो ये मेरा हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर ही हो जाएगा मेरा 0। अब मेरे को ऐसी संख्या सोचनी है जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तब तो आना चाहिए 60, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 7। है क्या कुछ ऐसी संख्या? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करो। ऐसी क्या कोई संख्या है जिनको गुणा करूँ 60 है, जोड़ने घटाने पर कितना है 7 है? बताओ कितना हो जाएगा? ऐसी कोई संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करूँ 60 है, जोड़ना घटाने पर 7 है? कर लेते हैं, एक मिनट, एक काम करो, यहाँ से 60 का करो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 5 का 1 बार, 5 तिये 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 5, 12 और 5 को देखो, 12 पंजो 60, और 12 में से 5 गया 7, तो बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और माइनस कब आता है? जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है, यानी किसे 12, और यानी ये मेरा हो जाएगा 5x माइनस का 12x और माइनस का 60 है, ये बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो ये x को कॉमन लेता ही हो जाएगा x प्लस का 5। यहाँ से अगर मैं 12 को कॉमन लूँ तो हो जाएगा x प्लस का 5। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस का 12 और ये हो जाएगा मेरा x प्लस का 5 बराबर 0। यानी एक बार तो x का मान आ जाएगा 12 और एक बार x का मान आ जाएगा माइनस का 5। -5 को आप मत लो, -5 को आप रिजेक्ट कर सकते हो। यानी मेरा क्या आ जाएगा, x का मान मेरा आ जाएगा 12। अगर x का मान 12 आ गया, इसका मतलब इसके आधार कितने है 12, तो इसका मतलब आ जाएगा 12, और इसका जो लंब होगा वो कितना आएगा 12 माइनस का 7, ये हो जाएगा 5। अब एक काम करो, पहले देखो तो शुरू किया एकदम सही है क्या? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा की एकदम सही है ये। देखो एक तो मैं दी थी 13 और दूसरी मैंने निकाली 12, एक मैंने निकाली 5। अब एक काम करो, इन इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ो, देखो क्या इसके वर्ग के बराबर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और लंब का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस आधा का वर्ग हो जाएगा 144। 144 और 25 कितनी हो जाती है 169, यानी 169 के बराबर 169 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या करेक्ट है, एकदम सही है ना इजी। बस चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। आए समझ? क्वेश्चन नंबर 21 में करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट क्वेश्चन है, करवाने की जरूरत नहीं है। कल्पित माध्य का फॉर्मूला लगा देना, सॉल्यूशन आ जाएगा। और नीचे वाला है बहुलक। बहुलक का याद है ना, वो F1 F0 का मान निकाल लेना, F1 का मान निकाल लेना, F2 का मान निकाल लेना, याद है ना कुछ। और H का मान आपको मिल ही जाएगा। H का मान कितना है, देखो इनके बीच में अंतराल कितना है, 2 का ही तो है सभी में। H का मान 2 हो जाएगा। बस नॉर्मली वो बहुलक वाला फॉर्मूला लगा लेना, F0 F1 सभी का मान देख लेना और उसमें रख देना, बस अब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इजी, बहुत इजी पेपर आया है, मैं बोल रहा हूँ। बस प्रैक्टिस चाहिए थी और वो आपने की है तो नंबर आपने कमा लिए हो गए, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है अथवा वाले, कोई भी एक करना था। मैं ऊपर वाला करवा देता हूँ और कोशिश करूँगा नीचे वाला भी डाल दूंगा। ऊपर वाला क्या बोलता है, कोस थीटा माइनस का कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल की पावर 2 है, बराबर है 1 माइनस का कोस थीटा बटा 1 प्लस का कोस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा की पावर 2 बराबर है, किसके बराबर है, 1 माइनस का कोस है क्या, 1 माइनस का कोस थीटा बटा 1 प्लस का कोस थीटा।
ये बराबर है 1 माइनस का कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कोस थीटा। तो प्रूफ देख रहे हैं इसका, अच्छा प्रूफ है। मैं क्या लेता हूँ, LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, क्यों फॉर्मूला होता है। और कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बटा साइन थीटा, और पूरे की पावर कितनी है, 2 है। अब अंदर क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा और इसकी पावर 2, 1 माइनस कोस थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो इसको एक बार अलग अलग कर दो आप, एक काम करो, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2, और एक बार ऊपर वाले की पावर लगेगी, एक बार नीचे वाले की पावर लग जाएगी, बस इसको इतना ही छोड़ दूँ। इसको समीकरण नंबर 1 देके इतना ही छोड़ दो। अब ले लो RHS लेने पर, RHS लेने पर, तो RHS क्या बोलता है, 1 माइनस का कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कोस थीटा। एक काम करो, परमेकरण कर दो। परमेकरण का मतलब क्या होता है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, या फिर आप यूँ कहो कि ऊपर और नीचे 1 माइनस कोस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऊपर देखो दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद है पहली सर्वे समीकरण से, ये हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा की पावर 2 और डिवाइडेड बाई ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख सकते हो, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक तो मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया है, और एक होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। देखो कितना छोटा सा था, हैंस प्रूफ। ठीक है, ठीक है। लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना इसको।